हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये एग्ज़ाम रिलेवेंट करंट अफेयर हैं। एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाएंगी। बाकी की फालतू की जो भी न्यूज़ होती है वो एक भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको 13-14 जून के भी करंट अफेयर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जा कर के आप सब देख सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। 13-14 जून के करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ क्या है? ये एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू कांतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट 2024। ये इंडिया की ही बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसने ये जैसे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती हैं ब्रांड वैल्यू को लेकर के, उसी तरह की एक रिपोर्ट इसने भी निकाली है। तो इसमें पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी कंपनी टॉप पे आई है। मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो वैसे तो पता है अगर ग्लोबल रिपोर्ट आएगी तो इंडिया की कोई भी कंपनी टॉप 10 में भी जगह अभी तक नहीं बना सकती है। तो इसमें बताना है कि अगर इंडिया की बात करी जाए तो कौन सी कंपनी है टॉप पे, तो वो है TCS। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंडिया में सबसे ऊपर यही है। अब अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है, तो वो है एप्पल। पहले नंबर पे है, $1 ट्रिलियन ज़्यादा से इसकी वैल्यूएशन है। दूसरे नंबर पे है गूगल और तीसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट। ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल डेटा है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो TCS को मिला है 46th रैंक, HDFC बैंक को मिला है 47th, एयरटेल को 73rd और इन्फोसिस को 74th। मतलब टॉप 100 में इंडिया की 4 कंपनीज आई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस कब मनाया जाए, रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को हर साल मनाया जाता है। WHO की तरफ से इसको मनाया जाता है। और इस तरह के दिवस को आप केवल याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, वो है थीम। इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार का जो ब्लड डोनर डे था वो काफ़ी खास था। क्यों? क्योंकि लगभग 20 साल हो चुके हैं इस डे को मनाते हुए। तो इसकी थीम थी 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। ये है इस साल की थीम। इसमें होस्ट कंट्री इस साल कौन सी है? पेरू। ये जो ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। 3 ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, वैसे तो 4 हैं। 3 ब्लड ग्रुप ABO जिसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर, उनके जन्म दिवस को कमेमोरेट करने के लिए ही 14 जून को ये डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI हैज़ मेड अ पॉलिसी लोन फैसिलिटी मैंडेटरी इन ऑल डैश प्रोडक्ट। कि कौन से प्रोडक्ट के लिए IRDAI ने लोन फैसिलिटी को मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास अगर ये वाला प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट पे लोन ले सकते हैं। तो ये है कौन सा? D वाला ऑप्शन। लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी सेविंग्स वाले प्रोडक्ट हैं उन सब पे लोन मिल सकेगा। इसके बाद एक मास्टर सर्कुलर निकाला है IRDAI ने, क्योंकि इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बस इसमें एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के सेविंग वाले प्रोडक्ट हैं उन पे ही लोन मिलेगा। मतलब ऐसा है, मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिसी है, आपने कुछ पैसे उस पर जमा कर रखे हैं, 1 लाख रुपए तक जमा कर दिए हैं, और अभी आपको उसका जो कह सकते हैं मैच्योरिटी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपनी उस पॉलिसी को सरेंडर करके उसके एवज पे लोन ले सकते हैं LIC से ही, ऐसा कुछ। या फिर जो भी LIC एक कंपनी का नाम है, जो भी आपका लाइफ इंश्योरर है उसके लिए आप ऐसे लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन की सुविधा कहाँ उपलब्ध नहीं होगी? लाइफ इंश्योरेंस में ही। तो वो पॉइंट यहाँ पे है कि नो लोन हाउएवर विल बी परमिटेड अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। कि लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो यूनिट लिंक्ड होंगे, मतलब जिनकी जो वैल्यू है वो मार्केट तय कर रहा होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट पे लोन की सुविधा नहीं मिलेगी, बाकी सब पे प्राप्त होगी जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के सेविंग वाले प्रोडक्ट हैं। ऐसा करके फ़ायदा क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स अगर रहती हैं जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो पूरी हो सकेगी। मतलब आदमी इन्वेस्ट करता रहता है पॉलिसीज़ में, तो उससे ऐसा लगता है कि अगर कभी अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो उसको पैसे कहाँ मिलेंगे, पैसा उसने पॉलिसी में डाल रखा है, तो वो इंश्योर कर सके कि अगर अचानक ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो उस पॉलिसी को सरेंडर करके भी पैसा ले सकता है और अपनी इमरजेंसी कंडीशन को सही कर सकता है।
फिर यहाँ पर एक पूरा मास्टर सर्कुलर है, तो कई सारी बातें बताई गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है अंडर पेंशन प्रोडक्ट इज नाउ ऑल्सो अलाउड, कि जो भी पेंशन प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग पेंशन प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ कुछ पैसा हर महीने देते रहते हैं, कहा जाता है 60 साल के बाद इतना रुपये आपको हर महीने मिलेगा। तो इस तरह में अगर आपने पैसा जमा कर रखा है तो उसमें आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, पार्शियल विड्रॉ कर लीजिए, आपको ये नहीं रहेगा कि हम कहाँ से पैसा लाएं। फिर इंक्रीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्री लुक पीरियड होता है इसको 15 दिन से बढ़ा करके 30 दिन कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। फ्री लुक पीरियड का मतलब ये होता है, कई लोग ऐसा समझते हैं कि पॉलिसी एक बार खरीद ली तो आप फंस गए हैं, अब उसको कुछ किया नहीं होता। पॉलिसी आपने खरीद ली, किसी से मिले, आपने बताया तो वो कहा अरे ये तो सही प्रोडक्ट नहीं है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सही होता, तो आप सोचते हैं अब क्या करें। तो इसीलिए IRDAI ने एक रूल बना रखा है कि 15 दिन तक का फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, कि उस दिन तक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मिस सेल कर दिया जाता है कस्टमर को, है ना, टारगेट पूरा करने के लिए, तो ऐसे केस में 15 दिन तक आप वो पॉलिसी सरेंडर करके अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। इस पीरियड को बढ़ा करके 30 दिन का कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि मिस सेलिंग वगैरह करने से बचें, और इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है उन्हें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गावी। गावी एक संस्थान है, टू बूस्ट, संस्थान क्या, अलायंस कह लीजिए, टू बूस्ट एक्सेस टू लाइफ सेविंग डैश वैक्सीन्स इन ओवर 50 कंट्रीज़, कि कौन सी लाइफ सेविंग वैक्सीन की एक्सेस को बूस्ट करने के लिए कि वो सब लोगों तक पहुंच सके, खास तौर पे ऐसे लोगों तक जो कि निचले वर्ग के हैं, उन तक ये वैक्सीन पहुंच सके, उसके लिए उन्होंने 50 देशों के साथ जो है पे ये काम करेंगे। और ये वैक्सीन का नाम आपको बताना है, वैसे ये वैक्सीन का नाम क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है, ह्यूमन रेबीज़। आपको पता होगा जो रेबीज़ है 99% होता है जो जंगली कुत्ते होते हैं, या फिर ऐसे कुत्ते जिनके अंदर रेबीज़ होते हैं, उनके काटने की वजह से इंसानों में फैलता है। तो और इसमें यह भी बताया गया है कि इन रेबीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें, कुत्तों के अंदर अगर रेबीज़ नहीं रहेंगे तो इंसानों को भी रेबीज़ नहीं होंगे। और ये देखा गया है कि रेबीज़ का जो इंजेक्शन होता है, वैक्सीन होती है, ये ज़्यादातर काटने के बाद ही ली जाती है। तो काटने के बाद की जो एक्सेस है वो ऐसे देशों में नहीं है, और ऐसे देशों में भी जो गरीब लोग हैं उन तक इसकी एक्सेस उतनी अच्छी नहीं है। तो उसी एक्सेस को उपलब्ध कराने के लिए ये काम किया गया, काफ़ी अच्छा काम है। इसमें कुछ और चीज़ें समझिए कि जैसे यहाँ बताया गया है कि 95% ऑफ ह्यूमन रेबीज़ डेथ्स अकर इन अफ्रीका एंड एशिया, मतलब कि जितने भी रेबीज़ की वजह से डेथ हो रही हैं 95% अफ्रीका और एशिया में हो रही हैं। फिर बताया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट है ये किसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक ऑनगोइंग ग्लोबल एफर्ट चल रहा है। क्या है एफर्ट का नाम, ये याद रखिए, 0/30 कैंपेन। मतलब ये प्रयास किया जा रहा है कि 2030 तक रेबीज़ की वजह से होने वाले डेथ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, रेबीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। कुत्तों के अंदर ही नहीं रहेगा तो इंसानों में पहुंचेगा नहीं। तो ये कैंपेन का ही ये एफर्ट यहाँ पे लग रहा है या फिर है। गावी की बात करें तो ये एक वैक्सीन अलायंस है। वैक्सीन अलायंस का मतलब कि बहुत सारे इसमें संस्थान जुड़े रहते हैं और वो मिल करके गावी को बनाते हैं, और इनका काम ही इस तरह के एफर्ट को करना होता है। तो ये याद रखिए। इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ये एक कह सकते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है इंडिया में तो आपको पता होना चाहिए कि 10 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे हैं एट कविनाडु कनमोई यहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक वो कह सकते हैं इरिगेशन टैंक है, बहुत बड़ा ये टैंक है, इरिगेशन टैंक वहाँ पर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। वैसे ये कहाँ पर है ये ध्यान रख लीजिए, तमिलनाडु में है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके नाडु से ही आप पता लगा सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं कहाँ पे है। 10 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे हैं, मतलब मानव निर्मित आइलैंड बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं कि ये जो वाटर टैंक है, इरिगेशन वाटर टैंक है, जहाँ पे बहुत सारा वाटर स्टोर हो रखा है, तो उसमें नीचे ना बहुत सारी सिल्ट बैठ गई है। सिल्ट का मतलब मिट्टी वगैरह बैठ गई है, जिसकी वजह से जो वाटर टैंक की कैपेसिटी वो कम हो गई है। उस सिल्ट को निकाला जाएगा और उसी सिल्ट से ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड है ये बनाए जाएंगे। और इनके बनने के बाद वहाँ का जो एरिया होगा उस पर कह रहे हैं कि कुछ फलदार वृक्ष वगैरह लगाए जाएंगे, स्पाइसेस के पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे, ताकि जो बर्ड का माइग्रेशन वगैरह भी होता है तो वो वहाँ पे चिड़िया वगैरह भी रह सकें। मतलब एक अच्छा माहौल इन्वायरमेंट के लिहाज से देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए ये 10 ये आइलैंड बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड। मनुष्य के रहने के लिए अभी इन पर कोई चर्चा नहीं है। आगे बात करते हैं,
डैश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दैट जोशीमठ इज ऑफिशियली रीनेम्ड एज ज्योतिर्मठ। जोशीमठ का नाम आपने पिछले साल खूब सुना होगा, वहाँ पे चट्टानों के खिसकने दरकने सबकी बात हो रही थी। तो जोशीमठ वही है, उसी जोशीमठ का नाम अब बदल करके कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। बदल करके करने का जो प्रस्ताव है पिछले साल ही आ गया था, लेकिन राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था, अब उसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले इसका नाम ज्योतिर्मठ ही था, बाद में यह भ्रंश होकर के जोशीमठ हो गया। ज्योतिर्मठ कहाँ पे स्थित है या फिर कौन सी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, तो यह है सी वाला ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे एक और नामकरण नाम चेंज हुआ है, वो है कोशिया कुटोली इज नाउ कांची धाम। कैंची धाम का नाम आपने सुना होगा, कैंची धाम कर दिया गया है। ये एक तहसील थी नैनीताल में, अब उसको कैंची धाम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखा हुआ है डैश नासा रिसर्चर्स स्टडी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जो कि धरती की सतह से ऊपर स्थित है। तो वहाँ पर नासा और IIT मद्रास, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसके साइंटिस्ट मिल करके जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस हैं, मतलब कुछ अब ऐसे भी पैथोजेंस हो गए हैं जिनके ऊपर दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवाइयों से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, ऐसे पैथोजेंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए उन्हें ISS में ले जाया गया है, जहां पर ये देखा जा रहा है कि जीरो ग्रेविटी में उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें उन पर रिसर्च करके देखिए। अभी फाइंडिंग्स नहीं है, फाइंडिंग आएगी तो उसके ऊपर भी न्यूज आएगी। नेक्स्ट क्या है, लिखा है जुपिटर मनी गेट्स RBI नॉट टू स्टार्ट डैश बिजनेस। जुपिटर मनी जो कि अपने आप में क्या है, एक नियो बैंक है। नियो बैंक समझते हैं क्या होता है? नियो बैंक का मतलब ऐसा कि इस बैंक की कोई शाखा वगैरह नहीं, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, ऑनलाइन ही ये काम कर रहा है। तो एक नियो बैंक है जुपिटर मनी करके, तो इसको अप्रूवल मिला हुआ है कि अब ये प्रीपेड वॉलेट की बिजनेस में भी आ सकता है, ये सुविधा भी दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली न्यूज है डैश टू विड्रॉ फ्रॉम रशिया लेड मिलिट्री अलायंस CSTO। कौन सा देश है जो रशिया के द्वारा एक लेड मिलिट्री अलायंस है CSTO, उससे विड्रॉल कर रहा है? जैसे अमेरिका का, ब्रिटेन का, इन सब का मिला करके नाटो नाम की एक संस्था है ना, वैसे ही रशिया की अभी अपनी एक संस्था है CSTO करके, सेम वही कॉन्सेप्ट कि इनके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला माना जाएगा वो करके। अब ये जो देश है ये है आर्मेनिया, डी वाला ऑप्शन। आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई चल रही है, जिसमें अजरबैजान को पाकिस्तान, तुर्की ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं आर्मेनिया को भारत, फ्रांस ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया भी उसमें है। लेकिन रशिया इस वजह से दुखी, आर्मेनिया इस वजह से दुखी है क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट उसको चाहिए रशिया से वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो CSTO का हिस्सा है। वो कह रहा है कि आपको तो ऐसा होना चाहिए, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो आपको अपने ऊपर समझना चाहिए, कह के हमने ज्वाइन किया था। इसी वजह से ये विड्रॉ कर रहा है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझ के चलते हैं। CSTO का फुल फॉर्म क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, वैसे इसका नाम ये है। ये जो CSTO है ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ये रशिया के टूटने के बाद, जो रशिया पूरा एक सोवियत संघ में देश थे, उन्हीं के जो देश बने छोटे छोटे, उनका एक कलेक्शन है। तो लिखा हुआ है इसमें 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं, जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, इनको मिलाकर के बनाए, जिसमें से अब आर्मेनिया का नाम बाहर जाएंगे। लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको बता दी वही सारी बात की जो अजरबैजान की तरफ से एग्रेशन हो रहा है उसको रशिया संभाल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? तो ये है येरेवान, और यहाँ की करेंसी क्या है? आर्मेनियन ड्राम, यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डैश माइस्ट्रो पंडित राजीव तारानाथ का 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया। तो ये किस चीज़ के उस्ताद थे? तो ये थे सरोद के उस्ताद, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है डैश है सक्सेसफुली डेवलप्ड एन AI टूल दिव्य दृष्टि। किसने दिव्य दृष्टि नाम से AI टूल डेवलप किया है? अभी इसके बारे में पता करेंगे आखिर है क्या ये। तो इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। अब DRDO चूंकि प्रमुख संस्था है, इसलिए मतलब मेन संस्था, इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है। अगर ये पूछे कि DRDO में किसने डेवलप किया है, तो एक स्टार्टअप है। जो स्टार्टअप क्या है? इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक स्टार्टअप है, DRDO के अंतर्गत ही। तो इसके द्वारा ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है डॉक्टर शिवानी वर्मा, तो इनका जो स्टार्टअप है इसने इसको डेवलप किया है क्या ये? तो इंटीग्रेट फेशियल रिकॉग्निशन विथ
इम्यूटेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर सच एज गेट एंड स्केलेटन। मतलब फेस रिकॉग्निशन करेगा, साथ साथ में जो गेट या जेस्चर जो रिकॉग्निशन होता है उसको भी ये फॉलो करता है, जिसकी वजह से किसी की भी पहचान इस्टेब्लिश करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ G7 कमिट्स टू रिड्यूस 75%, ध्यान रखिएगा 75% ऑफ मीथेन इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बाई। कौन से, अभी G7 की बैठक हो रही है ना, 15 जून तक बैठक है, तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो मीथेन इमिशन है फॉसिल फ्यूल का उसको 75% तक कम कर दिया जाए। कौन से साल तक? तो ये साल है 2030। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैं कहूँ कि जीरो कब तक करने का लक्ष्य है इनका, तो इनका जीरो करने का लक्ष्य है 2050 तक। ये G7 का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ने कौन से बैंक पे 1.45 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, किसके लिए? ये इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस के क्षेत्र में, साथ साथ कस्टमर प्रोटेक्शन में, तो इसके लिए इतनी पेनाल्टी लगाएगी। अब आप कहेंगे बैंक के लिए तो इतनी पेनाल्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैंक की शाख पे है ना, वो ये बहुत बड़ी पेनाल्टी होती है कि बैंक मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से बैंक के शेयर वगैरह भी प्रभावित होते हैं। तो ये बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है सी वाला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक सवाल इससे जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाना भी चाहिए कि आरबीआई को पेनाल्टी लगाने की शक्ति कहाँ से, पावर जो होती है कहाँ से मिलती है? तो ये आरबीआई को पावर मिलती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47A रीड विथ सेक्शन 46 एंड सेक्शन 51(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये याद रखिएगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इन सेक्शन में आरबीआई को ये पावर दी गई है कि बैंक अगर उनकी बात नहीं मान रहे तो उनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और न्यूज हैं जिनको हम वन लाइन में ऐसे पढ़ लेते हैं। पहली तो न्यूज है कि श्रुति वोरा, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है और पहली इंडियन बनी है राइडर टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। मतलब घुड़सवारी का एक इवेंट है, तो उसमें उसको जीतने वाली है, पहली भारतीय बनी, नाम याद रखिएगा। दूसरा, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अब $655.81 बिलियन का हो चुका है। ये नया हाई है जिसको हिट किया हुआ है। अब ये जो न्यूज़ है ना, ये बदलने वाली न्यूज़ है, मतलब इस हफ्ते है, अगले हफ्ते हो सकता है कम हो जाए या फिर और बढ़ जाए, तो ऐसा फिक्स पैरामीटर लेकर के मत चलिएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि रिजर्व बढ़ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने, कि वो अर्बन कोऑपरेटिव्स जो बैंक्स हैं उनको फोर्स नहीं करेंगे मर्जर के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अभी पीएसयूज़ को भी देखिए कितना मर्जर वगैरह हुआ, फिर आरआरबीज़ में भी मर्जर वगैरह हुआ। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव्स जो बैंक हैं उनके लिए कहा गया है कि आरबीआई फोर्स नहीं करेगा इनको मर्जर के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसके लिए बात करी गई है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बात करी गई है। बाकी आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में इतना ही। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके आगे बढ़िएगा। आपका एक लाइक बहुत अच्छा रहेगा हमारी वीडियो के लिए, उसको और आगे पहुँचाने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।